हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी सीरीज में साइंस की किताब का 6th क्लास। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए तो आप हमारे तमाम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज को अवेल करने के लिए video.onlyis.in पर अप्लाई करें। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, कोई क्वेरीज हैं, उसके लिए info@onlyis.com पर जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 14 में जैसे हमने देखा कि वाटर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और उसके कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं और कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसी तरीके से आज हम समझने वाले हैं बेसिक एयर के बारे में, जो हवा है हमारे आसपास उसके बारे में। 18th सेंचुरी के आसपास ये माना जाता था कि एयर जो है वो सिर्फ एक ही चीज की बनी है। तब तक ये नहीं पता था कि एयर इज अ मिक्सचर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स या फिर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एयर्स। अगर हम आज उसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो एक जो थिन लेयर है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द चारों तरफ, उस थिन लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो हम आगे आने वाली एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, उसी तरीके से आप देखने वाले कि एटमॉस्फेयर में जो हवा है, जो एयर है, वो पतली होती जाएगी, रेयरर होती जाएगी। और इससे हमें समझ में आता है कि जो एयर का डेंसिटी है नीचे से ऊपर तक वो अलग है। अब यहां पर एक और चीज जो हमारा ये पाई डायग्राम बता रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो एयर का मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन है, आफ्टर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और तमाम गैसें। तो अगर हम एयर के कॉम्बिनेशन की बात करें, उसको हम ड्रॉ करने का, समझने का प्रयास करें, तो नाइट्रोजन जो है वो मेजर कंपोनेंट बन गया, जो जनरली 78% माना जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा जो लगभग 21% के आसपास होता है, और जो बचा कुछ कंपोनेंट है उसमें आपके CO2 एंड अदर गैसेज होती हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा एटमॉस्फेयर बनता है इन मिक्सचर ऑफ गैसेज से। मैंने बताया पहले ये माना जाता था कि सिर्फ एक गैस से ही आपका पूरा एटमॉस्फेयर बना है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी गैसेज होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है जब भी आप कोई फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे आपके व्हीकल में बर्न हो रहा हो, चाहे आपके थर्मल पावर प्लांट्स में बर्न हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे बर्निंग फ्यूल होगा तो उससे स्मोक प्रोड्यूस होती है। आप उस स्मोक को देखेंगे, आप अपने नाक से या आप अपने आसपास से तो उसको दूर हटा देते हैं, वो ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है, जो कि बर्ड्स और तमाम जीव जंतु जो ऊपर उड़ते हैं उनके लिए हानिकारक हो जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स भी इस तरीके की स्मोक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिनसे उनको भी रेस्पिरेशन इश्यूज होते हैं। साथ में आप देखें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। एक तरफ जब हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, तब हमने देखा था किस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को इमिट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन जो मेजर पार्ट बनाती है वो अग्नि जलाने में या फिर आपकी बर्निंग को सपोर्ट करने के काम नहीं आती है। किताब में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक जलती हुई कैंडल ली गई है और उस जलती हुई कैंडल को के ऊपर से ग्लास रख दिया गया है और यहाँ नीचे इस बर्तन में पानी भरा है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर ये कैंडल जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। उससे यह समझ में आता है कि जब तक इसमें ऑक्सीजन थी तब तक तो कैंडल जली, लेकिन बाकी जो बची कुछ एयर थी उससे कैंडल नहीं जल रही है, क्योंकि वो है नाइट्रोजन। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी दी है 6th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि कंपोनेंट जो एयर के हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, उसमें नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस भी है। तो जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो आप मान सकते हैं सही मायने में वो नाइट्रोजन है। जो ऑक्सीजन है या फिर ये पर्टिकुलर जो एयर सर्कुलेशन है, ये कहीं ना कहीं वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन में कहीं ना कहीं एयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आप देखने वाले किस तरीके से जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं वो अपीयर होती है। कोल्ड सरफेस जैसे इनको मिलने वाला है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी, और हमने पूरी साइकिल पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि कैसे क्लाउड्स आपको दिखते हैं, ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाएंगे और फिर वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जमीन पर गिरती। तो वाटर साइकिल में भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है एयर के द्वारा। अब समझना जरूरी है कि जो ऑक्सीजन है ये जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए कहां से मुहैया होती है, कहां से हमें ये ऑक्सीजन मिलती है, और जो जानवर या फिर जो पौधे पानी में रहते हैं या जमीन मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिलती है। तो पहले मैं ये बता दूं, जैसे ही आप एक मिट्टी के एक ढेर पे पानी डालते हैं तो एकदम से वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है,
और जब वो पानी ऑब्जर्व किया जाता है तो वहां बबल्स बनेंगे, बुलबुले बनते हैं। वो जो बुलबुले बन रहे हैं वो एयर है जो आपकी एस्केप हो रही है, एयर है जो बाहर निकल रही है जैसे ही आपने पानी डाला। तो आपको इससे ये समझ में आता है कि उस मिट्टी के अंदर एयर थी। तो जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, चाहे आप बात करें अर्थवॉर्म्स की या दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस तरीके से एयर को लेते हैं, इस तरीके से एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो पानी होता है, आप देखेंगे एयर की प्लांट की जो रूट्स हैं वो जो वाटर में एयर होती है उससे रेस्पिरेशन करते हैं, उससे उनका एयर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाता है। इसके अलावा बरोज और होल्स, बरोज का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। जिस तरीके से रैबिट्स, खरगोश अपना घर बनाते हैं, वो प्रयास करते हैं कि अगर एक ऐसा ऊंचा सा कोई एक स्ट्रक्चर है मिट्टी का बना हुआ, तो वो यहाँ पर एक सुरंग जैसा एक टनल, छोटा सा टनल खोदेंगे और उसके अंदर वो रहना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी एयर को, इस पूरी मिट्टी को, इस पूरे एरिया को, सरफेस को सॉइल के कांटेक्ट में एयर आती है और इस तरीके से भी कहीं ना कहीं एनिमल को हवा मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ जो एयर है वो हमें यहाँ से इनकी जो बरोज या फिर होल्स की डिजाइन है उससे समझ में आता है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है, और जब इन गड्ढों में पानी भरता है तब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, ये बाहर आ जाते हैं। ये बाहर इसीलिए आते हैं क्योंकि उस समय इनकी जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उनको बाहर आना पड़ता है। चाहे आप देखें अर्थवॉर्म्स की बात करें या फिर और भी तमाम सांप जो बहुत ज्यादा आपको बारिश के मौसम में देखने मिलते हैं। स्नेक्स ऑल्सो कम आउट, स्नेक्स कम आउट ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज their burrows or their holes are filled with water and thus there is a issue of respiration. अब हम बात करते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिप्लेस किया जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है हमने डिस्कस किया है, प्लांट्स जो प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया जाता है और उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि जाके आपके फाइनली एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाएगी और यहां पर आपको ऑक्सीजन वापस दे दी जाएगी। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि उससे क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन कम होती जाएगी। और ये बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरीके से एटमॉस्फेयर एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स के द्वारा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहां पर हमें ऑक्सीजन मिल रही है एज आउटपुट, लेकिन जब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं तो वहां पर आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो प्लांट का प्रोडक्ट है, और जो प्लांट का रिजल्टेंट है वो एनिमल्स का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से पूरी पर्टिकुलर साइकिल चलेगी और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे। इसको हम एक तरीके से ऑक्सीजन साइकिल भी मान सकते हैं, एक छोटे से सेक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो फिजिकल लाइफ है, जो भौतिक जीवन है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एयर के। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा रेन्यूएबल रिसोर्सेज के पॉइंट से अगर हम देखें तो विंड मिल काफी इंपॉर्टेंट है, और वो पूरा विंड मिल जो चलेगा, चाहे चक्की पीसने के लिए हो, चाहे पानी खींचने के लिए हो, ये सारे प्रोसेस के लिए आपका विंड मिल चलता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पवन चक्की। तो ये जो पवन चक्की चल रही है वो पवन चक्की का एक ही काम होता है, किस तरीके से वो पानी खींचने वाला है या चक्की में वो चलने वाले हैं। तो चक्की में आटा पीसने के लिए या फिर पानी खींचने के लिए आप पवन चक्की का यूज कर रहे हैं, बिजली बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ जो आपके इस तरीके की ये जिसमें तिरपाल जैसी लगी होती है, आप समझ रहे हैं, इसमें जहां ये हवा से खींचने के लिए होता है, यहाँ के जो यॉट्स हैं या फिर ग्लाइडर्स हैं, पैराशूट्स हैं, ये तमाम तरीके की चीजें, इवन हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट है पूरा एयर के ऊपर डिपेंडेंट है। एरोप्लेन जो चलता है उसमें एयर ही का प्रेशर वेरी करके आपके एयरप्लेन्स उड़ते हैं। जो जानवर हैं, चाहे पक्षियों की बात करें, चाहे चमगादड़ की बात करें, या फिर तमाम छोटे छोटे कीट पतंगों की बात करें, सब हवा में उड़ते हैं हवा की बदौलत। उसके बाद आप बात करें किस तरीके से जो सीड्स हैं या पोलन्स हैं, इनके लिए भी पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंट एजेंट एयर हो जाती है। अगर आप देखें तो जो फूल पत्तियां हैं, इनका भी पॉलिनेशन अगर हो रहा है, एक पौधे से दूसरी पौधे तक अगर आपको पोलन्स पहुंचाने, तो उसमें एक कम्यूटिंग या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन एजेंट के तौर पे एयर काम आती है। सीड्स को बांटने के लिए, सीड्स को अलग अलग जगह बिखेरने के लिए भी एयर जिम्मेदार है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया वाटर साइकिल में कंडेंसेशन और रेन में भी कहीं ना कहीं एयर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारी चर्चा थी, हमने बात की 6th क्लास में क्या दिया गया है एयर के बारे में। अगले चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे प्लास्टिक के बारे में, पर्टिकुलरली हम गार्बेज के बारे में बात करेंगे, और गार्बेज को कैसे मैनेज करना है, आती कहां से, उसको कैसे हम किस तरीके से उसको कंपोस्ट में करेंगे और किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू ओनली IAS।